नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो अर्थव्यवस्था का जो पार्ट छोड़ा था उससे आगे हम आज अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था के इस टॉपिक में एसएसटी के सभी विद्यार्थियों के लिए ये कारगर होगा। कल हमने ये क्वेश्चन थे यहाँ तक पूरा किया। अब आज यहाँ से शुरू करेंगे। जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उनसे आगे का अध्ययन हम करेंगे। उन तीनों क्षेत्रों को के ऐतिहासिक बदलाव, यानी उनका बदलाव, ऐतिहासिक बदलाव किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी यानी भारतीय जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है तो लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया तथा बहुत ही जल्द द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। और इसके कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि 1972 के बाद जब जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था तो जैसे जैसे कृषि पद्धति में यानी कृषि पद्धति में तकनीकी क्षेत्र के आधार पर सुधार हुआ तो द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिकता मिली, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो व्यापार अच्छा होगा, तो व्यापार अच्छा होगा तो द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली तथा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों ने विकास किया तो तृतीय क्षेत्र हैं उसको भी उसकी प्रमुखता मिली, क्योंकि दोनों के लिए परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो तृतीय क्षेत्र को भी प्रमुखता मिली। 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% थी। यानी माने तो 2011-12 वर्ष में भारतीय ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तृतीय क्षेत्र यानी सकल घरेलू उत्पाद में 60% थी। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक वर्ष में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन जीडीपी कहलाता है। यानी एक वर्ष में प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र के उनके कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण ये लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर दी है। ये लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है। तृतीयक जो क्षेत्र हैं लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के लिए अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ आदि सेवाएं प्रदान करती है। कृषि एवं उद्योग के लिए परिवहन एवं व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। लोगों की आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई। जैसे जैसे लोगों की आय स्तर बढ़ी वैसे वैसे लोगों को बैंकिंग, परिवहन तथा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हुई। इसी के आधार पर तृतीय क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता और जो तृतीय क्षेत्र है लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक एक दूसरे पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीक की आवश्यकता होती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने और वितरण के लिए यानी बांटने के लिए नई तकनीकी की आवश्यकता होती है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र अच्छा होगा और द्वितीयक क्षेत्र जब अच्छा होगा तभी तृतीयक क्षेत्र को मतलब रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे उसमें। जैसे भंडारण, बैंकिंग, क्योंकि लोगों के पास जैसे पैसा ज़्यादा होगा तो उन्हें बैंक की आवश्यकता, बैंक सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, यातायात की आवश्यकता पड़ेगी।
तथा व्यापार अच्छा होगा तो भंडारण व्यापार के लिए अलग अलग जो उद्योग धंधों के लिए ये सभी जो है भंडारण, बैंकिंग, यातायात, इनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। ये तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर करते हैं, किसी एक की अनुपस्थिति पर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे, ये आपका टॉपिक लगभग पूरा हो गया, इससे बाहर देख लेना आप, मतलब कुछ नहीं रहा है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। इससे क्वेश्चन वन लाइनर में बना दूंगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहते हैं दोस्तों कि जैसे आप खेत में कार्य कर रहे हो, खेत में काम दो जनों का है और उसको मिलकर 5 जने कर रहे हैं, तो जो दो जनों के कार्यों को 5 जने कर रहे हैं तो 3 जने एक्स्ट्रा में ज़्यादा लग रहे हैं, वो कोई अदर कार्य करके और ही रोज़गार उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन वो 3 जो कार्य कर रहे हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी एक ही काम को ज़रूरत से ज़्यादा लोगों द्वारा करना, ये प्रच्छन्न बेरोजगार की श्रेणी में आता है। अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उपाय, छोटी अवधि के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के लिए सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं, इस योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की अवधि है। इसमें भी अवधि बढ़ा भी दी गई है, लेकिन अभी 100 दिन लिखा है इसमें। दीर्घकालीन उपाय, कृषि व्यवस्था में सुधार, सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना, विद्यालयों कॉलेज की स्थापना, ये सभी इसमें आते हैं। अब दोस्तों है शिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगार का अर्थ है जब शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यताओं के अनुसार रोजगार नहीं मिलने पर वे शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। यानी जो वर्तमान में जो ग्रेजुएट युवा है वो अपनी शिक्षा तो पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन उनको पूर्णतः रोजगार नहीं मिलता है, तो वे शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र कहेंगे। संगठित क्षेत्र, इसमें वह उद्यम या कार्य क्षेत्र आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि निश्चित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। जो संगठित क्षेत्र होते हैं सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालना करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लाभ, काम के निश्चित घंटे होंगे, संगठित क्षेत्र के निश्चित समय से अधिक कार्य करने पर अधिक आय प्राप्त होगी। यानी समय से ज़्यादा कार्य करने पर उन्हें जो जितने घंटा कार्य किया है उसके आधार पर अलग राशि देय होगी। चिकित्सा सुविधा और अवकाश मिलेंगे। असंगठित क्षेत्र, छोटी हुई बिखरी हुई कार्य, समय सीमा निश्चित नहीं। यानी जो असंगठित क्षेत्र हैं वो छोटी हुई बिखरी हुई व्यवस्था के अकॉर्डिंग होते हैं तथा उसमें कार्य की समय सीमा निश्चित नहीं होती है, वेतन कम मिलता है, अवकाश की सुविधा ये सब उपलब्ध नहीं होती है। वो जो संगठित क्षेत्र के दोस्तों वो सरकार द्वारा नियमों के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और असंगठित क्षेत्र में इतना नहीं है। वो जो प्राइवेट जो अपन रोजगार प्राप्त करते हैं निजी क्षेत्र पर, वो असंगठित की श्रेणी में आते हैं। जैसे इन दोनों में अंतर देखते हैं। संगठित क्षेत्र अधिक वेतन प्राप्त, संगठित क्षेत्र में अधिक वेतन प्राप्त होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कम वेतन प्राप्त होता है। संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित, लेकिन असंगठित क्षेत्र में सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं कह सकते हैं। कार्य की स्थितियाँ अच्छी, यानी संगठित क्षेत्र में कार्य की स्थितियाँ जो होती है अच्छी होती है, और असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती है। ठीक है, इसमें कार्य घंटे निश्चित होते हैं, इसमें अनिश्चित होते हैं। इसी आधार पर संगठित और असंगठित में अपन ने फर्क देखा है। भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र के होने के कारण, जो कृषि है एक प्रकार का असंगठित क्षेत्र है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि किस प्रकार का क्षेत्र किस श्रेणी में आता है, तो कृषि एक प्रकार का
असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। कृषि एक संगठित असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आता है क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं हैं, काम के घंटे निश्चित नहीं हैं, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा, रोजगार सुरक्षित नहीं, अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तथा रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्र, इसी के आधार पर आगे हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें अधिकांश संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता हो, वह सरकार की सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र उसे कहेंगे जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। जिस क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें संपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, वह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में होता है। इसी के आधार पर दोस्तों अपने इनके बारे में, सबके बारे में आज अध्ययन किया है। यहाँ तक का सभी अपने नोट्स बना लें इनको देख के, और ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।